नमस्कार। आपका स्वागत है। हम अक्सर टीवी पर खबरों में आपदाओं के बारे में सुनते हैं। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप, तो कहीं कोई बड़ा तूफान। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि कोई घटना अपने आप में एक आपदा होती है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि असल में कोई खतरा आपदा बनता कैसे है और उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये लाइन ना हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमारी उस आम सोच को चुनौती देती है कि आपदाएं बस कुदरती होती हैं। असलियत तो ये है कि कोई भी घटना, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपदा तभी बनती है जब वो हम इंसानों से, हमारे समाज से टकराती है। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और साफ करते हैं। एक होता है खतरा यानी हैजर्ड। ये वो घटना है जिसमें नुकसान पहुंचाने की ताकत है, जैसे कि जमीन का कांपना यानी भूकंप। लेकिन आपदा या डिजास्टर तब होती है जब वो खतरा किसी आबादी वाले इलाके पर कहर बनकर टूटता है, जैसे 1906 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो घटना खतरा है और उसका विनाशकारी असर आपदा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई खतरा आपदा में बदलता कैसे है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, जिसे हम आपदा जोखिम समीकरण कहते हैं। यह समीकरण आपदा के पूरे गणित को समझने की चाबी है। जोखिम 3 चीजों को गुणा करके बनता है: खतरा, संवेदनशीलता और प्रभावन यानी एक्सपोजर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हो जाए तो जोखिम भी जीरो हो जाता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। समीकरण का पहला हिस्सा है खतरा। जैसा हमने बात की, ये वो फिजिकल घटना है, जैसे कोई तूफान, सूखा या फिर किसी फैक्ट्री से गैस का रिसाव। ये बस एक संभावित घटना है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है संवेदनशीलता यानी वल्नरेबिलिटी। ये दिखाता है कि कोई समाज किसी खतरे की चपेट में आने पर कितना कमजोर साबित हो सकता है। गरीबी, खराब मकान, जानकारी की कमी, ये सारी चीजें संवेदनशीलता को बढ़ा देती हैं। और तीसरा हिस्सा है प्रभावन या एक्सपोजर। इसका मतलब बहुत सीधा है, खतरे की राह में मौजूद होना। मान लीजिए किसी रेगिस्तान में जोर का भूकंप आता है जहां कोई नहीं रहता, तो प्रभावन जीरो है और इसलिए जोखिम भी जीरो है। जोखिम तभी पैदा होता है जब लोग, उनके घर, उनकी रोजी रोटी खतरे वाले इलाके में होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि जोखिम बनता कैसे है। तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि हम इस जोखिम को मैनेज करने के लिए करते क्या हैं। और ये हमें पॉलिसी और एक्शंस की दुनिया में ले जाता है। यहां 2 शब्द हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। पहला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण या DRR। ये एक लक्ष्य है, एक पॉलिसी है जिसका मकसद है समाज में जोखिम को कम करना। और दूसरा है आपदा जोखिम प्रबंधन या DRM। ये उन पॉलिसियों को असल में लागू करने का तरीका है। तो एक है मंजिल और दूसरा है उस तक पहुंचने का रास्ता। तो जोखिम को मैनेज करने के लिए आपदा के आने से पहले हम 3 खास तरह के कामों पर फोकस करते हैं: शमन, मिटिगेशन, रोकथाम, प्रिवेंशन और तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। शमन का मतलब है जोखिम की जड़ पर काम करना, उसे कम करना या खत्म ही कर देना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बनाना। वहीं तैयारी का मतलब है कि हम जानते हैं कि खतरा आ सकता है, तो हम उसके असर से निपटने के लिए पहले से रेडी हैं। जैसे इमरजेंसी किट तैयार रखना, एक जोखिम को घटाता है, दूसरा हमें उसके असर के लिए तैयार करता है। इन सभी कामों के दिल में एक बहुत जरूरी आइडिया है, क्षमता निर्माण का। इसका मतलब है लोगों और संस्थाओं को इतना मजबूत बनाना कि वो खुद जोखिम से निपट सकें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसे टोगो में रेड क्रॉस ने रात में काम करने वाले लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी, या बांग्लादेश में लोगों को सिखाया कि मॉनसून से पहले अपने शेल्टर कैसे मजबूत करें। यही है असली क्षमता निर्माण। तो दुनिया भर में आपदा जोखिम को मैनेज करने की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं? देखिए, कहानी में दोनों पहलू हैं। कुछ मामलों में हमने अच्छी तरक्की की है, लेकिन कई पुरानी चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। अब यह स्लाइड बड़ी दिलचस्प बात बताती है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि अब लोकल लेवल पर लोगों को शामिल करने पर जोर बढ़ा है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो काम हो रहा है वो अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं। एक लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी की कमी साफ दिखती है। कुछ बड़ी चुनौतियां एकदम साफ हैं। एक है मिसिंग मिडल, यानी नेशनल लेवल पर प्लान बनते हैं और जमीनी स्तर पर काम होता है, लेकिन बीच की जो कड़ी है, जैसे राज्य या जिले की सरकारें, वो अक्सर छूट जाती हैं।
साथ ही जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कम समय के लिए होते हैं और उनका ठीक से मूल्यांकन भी नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनसे असल में कितना फायदा हुआ। तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक रास्ता है। रिसर्च के आधार पर असरदार आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए 6 सिद्धांत बताए गए हैं, जो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। ये 6 सिद्धांत एक रोड मैप की तरह हैं। पहला है लचीलापन, यानी योजनाएं ऐसी हों जो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदल सकें। दूसरा है व्यापक योजना, जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि लंबे समय की सोचे। तीसरा है स्वामित्व, मतलब स्थानीय लोग उस प्रक्रिया को अपनाएं। चौथा है कार्यात्मक क्षमता, जो सिर्फ कागजी ना हो। पांचवा है एकीकरण, जिसमें सभी मिलकर काम करें। और छठा, सबसे जरूरी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान, यानी हमारा फोकस सिर्फ इमरजेंसी पर नहीं बल्कि जोखिम को कम करने पर हो। आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आपदा जोखिम को कम करना सिर्फ कुछ लोगों की जान या माल बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका कनेक्शन कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे विकास और बराबरी के लक्ष्यों से जुड़ा है। इस काम की जरूरत को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल आपदाओं की वजह से दुनिया को औसतन 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। अगर हम जोखिम को ठीक से मैनेज करें तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि दुनिया इस पर मिलकर काम कर रही है। सेंडाई फ्रेमवर्क एक ग्लोबल समझौता है जो दुनिया भर में आपदा जोखिम कम करने की कोशिशों को एक दिशा दे रहा है। ये दिखाता है कि ये अब एक ग्लोबल प्राथमिकता है। और ये टैगलाइन सब कुछ कह देती है। आपदा के जोखिम को कम करना और समाज में फैली असमानता से लड़ना, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि आपदा का सबसे बुरा असर अक्सर उन्हीं पर होता है जो सबसे गरीब और हाशिए पर होते हैं। तो असली लचीलापन सिर्फ किसी तूफान के बाद दोबारा घर बना लेना नहीं है। असली लचीलापन है एक ऐसा समाज बनाना जो पहले से ही इतना मजबूत और बराबर हो कि आपदा का असर ही कम से कम हो। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस बड़ी लड़ाई में एक स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है?